हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट रहा था पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर, और ये हमारी उसकी यूनिट 1 में जो सेल इंजरी वाला पार्ट है ना, उसको हम आगे कवर कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ना कि थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे। अब देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी अगर ये क्वेश्चन आता है तो मोस्टली लोग क्या करके आते हैं ना, यहाँ पर सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में लिख के आ जाते हैं। और एक्चुअल में ये बनता भी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या दिया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, और इसी के आगे हमारे एडेप्टिव चेंज जैसे एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया दिया है, और इनके आगे बाकी के टर्म्स है। तो ये जो एक्चुअल में है ना, देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी है, इसमें जो एडेप्टिव चेंज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सेलुलर एडेप्टेशन है। तो आपको इसके अंदर ये लिख के नहीं आना है। तो क्या लिख के आना है, तो इसको समझने के लिए आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो हमारे पास कोई एक सेल, हमारे तो बॉडी में है ही सेल, तो मान लो ये हमारा कोई एक नॉर्मल सेल है। और अब क्या होता है कि अगर इस सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, यानी कि किसी भी तरह का कोई दबाव पड़ता है या कोई चोट वगैरह पड़ती है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी सेल इंजरी होती है। तो ये हमारा सेल 3 तरह से रिस्पॉन्स करता है। पहला हमारा होता है सेलुलर अडेप्टेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर मान लो कि सेल हमारा मतलब उस वाला है जो स्ट्रेस पड़ रहा है या कुछ हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसमें अपने आप को अडेप्ट कर लेता है और इंजरी नहीं कॉज करता। तो वो पहला होता है सेलुलर अडेप्टेशन। सेकंड हमारा होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी, यानी कि यहाँ पे सेल पे हमारी चोट लग गई, लेकिन क्या होगी कि जब वो मतलब स्ट्रेस हटेगा तो सेल अपनी कंडीशन में वापस आ जाएगा रिपेयर और हीलिंग के थ्रू। थर्ड हमारी होती है रिवर्सिबल वाली। इसमें क्या होता है कि अगर एक बार जो स्ट्रेस पड़ा वो या तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए पड़ा, या फिर यहाँ पे ज़्यादा सीवियर यानी कि खतरनाक वाला स्ट्रेस पड़ता है, उस टाइम पर हमारा सेल होता है वो कर जाता है डेथ, यानी कि सेल की हो जाती है डेथ, और सेल अपने आप को रिकवर्ड बैक नहीं कर पाता है। और तीनों ही केस के लिए जो हमारी मॉर्फोलॉजी है वो यहाँ पे अलग अलग होती है। अब ऐसा होता क्यों है, देखो मॉर्फोलॉजी वर्ड का पहले आप मतलब समझो। मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे मान लो हमारा कोई सेल है, ये आपको सेल दिख रहा होगा, तो इस सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और स्ट्रक्चर नॉर्मली कि मान लो उसकी शेप क्या है, हमारी कैसा साइज है, उसका कितना क्या है, तो यही सारी स्टडी हम मॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जब सेलुलर अडेप्टेशन होती है उस टाइम पर हमारे जो सेल थे उन्होंने किस तरह का स्ट्रक्चर लिया उसके बारे में स्टडी है। रिवर्सिबल के टाइम पे, यानी कि सब हमारे सेल में इंजरी हुई लेकिन वो बाद में ठीक हो जाएंगे, उस टाइम पर हमारे जो सेल थे उसमें किस तरह के हमारे चेंजेस आए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। और इरिवर्सिबल में हम क्या करते हैं, जो हमारा सेल डेथ कर जाता है, तो सेल जब डेथ कर गया तो उस सेल डेथ के टाइम पर जो हमारे सेल्स हैं उनके क्या स्ट्रक्चर है और इनमें क्या क्या फंक्शन हुए, उनके बारे में स्टडी हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे सेलुलर अडेप्टेशन के बारे में और मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल के बारे में। बाकी जो इरिवर्सिबल वाला है या हम बोल सकते हैं सेल डेथ के बारे में, इसको हम जो अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिटेल्स में अच्छे से कवर करेंगे। तो अब अगर एग्जाम में आता है आपके लिए कि राइट अ नोट ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, तो आपको ये सेलुलर अडेप्टेशन के अंदर ही लिखने हैं। जब क्वेश्चन आए राइट अ नोट ऑन सेलुलर अडेप्टेशन, तब ये लिखना है। और अगर ये आता है सेलुलर सेल इंजरी, तो यहाँ पे आपको जो रिवर्सिबल के लिए वहाँ पे आपको ये 4 चेंजेस लिखने पड़ेंगे जो हम आगे बात करेंगे। और इरिवर्सिबल के लिए आपको नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस जो सेल डेथ होती है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलर अडेप्टेशन के बारे में, जिसमें हमारे ये टोटल 5 पॉइंट्स आते हैं। बाकी जो हमारे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एडेप्टेशन है, इसके बारे में हमने फर्स्ट अपने जो सेल इंजरी की वीडियो थी उसमें डिटेल्स में बात की थी। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहां पे जाके देखो और प्रीवियस लेक्चरों को आप अच्छे से सारे को चेकआउट कर सकते हो। चलिए, तो अब हम बात करें अगर सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में, तो इसमें मेनली क्या होता है ना, जैसे मान लो हमारा सेल है और सेल के ऊपर जब कोई स्ट्रेस पड़ता है तो सेल क्या करता है, उस स्ट्रेस को सहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, और जो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर अडेप्टेशन। और उस टाइम पर सेल में कुछ हमारे चेंजेस आते हैं जिसको हम यहाँ मॉर्फोलॉजी के अंदर कवर करते हैं। अब देखो एग्जांपल समझो कि ये क्या हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आप लोग क्या हो, एसी वाले कमरे में बैठे हुए मस्त एकदम, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब एसी है भाई, तो आराम से आप नॉर्मली बिहेव कर रहे हो, और बाहर हमारी एक गर्मी बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो 40 के करीब टेम्परेचर है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। अब एकदम क्या होगा, आपको बाहर जाना पड़ा, जैसे ही आप एसी वाले कमरे से बाहर निकलोगे ना, बाहर पहुँच के आपको बहुत ही तेज जो है गर्मी फील होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपकी बॉडी ने अडप्ट कर लिया था ये सर्दी वाला मौसम, थोड़ा सा ठंडक वाला। जैसे ही बाहर निकलोगे बहुत ही गर्मी लगेगी, लेकिन 5 मिनट भी नहीं होंगे और
उसके बाद आप नोटिस करोगे कि अब आपको जो 40 डिग्री वाला सर्दी वाला टेम्परेचर है वहाँ पे आपको नॉर्मल फील होने लगेगा। तो यहाँ पे किया कि हमारी जो बॉडी थी ना, उसने पहले एसी वाले टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखा, लेकिन बाद में उसने क्या किया, जैसे गर्मी में आ गए उसने गर्मी के अकॉर्डिंग अपने क्या किया, बॉडी को मेंटेन कर लिया। तो ये हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल है और ऐसा होता है। और ये सब होता है क्यों? जिससे हमारी बॉडी सेलुलर अडेप्टेशन करती है। और ये फंडा क्यों करती है? जिससे हमारी बॉडी क्या कर सके, होम्योस्टेटिस को मेंटेन कर सके, जिसमें हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी बीमार वगैरह नहीं होती है। तो नॉर्मली दीज आर अडेप्टिव चेंज विच ऑकर व्हेन सेल एडजस्ट देमसेल्फ विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट विच एक्सपोज टू स्ट्रेस। जब कोई हमारा स्ट्रेस आता है तो यहाँ पे सेल क्या करता है, अपने उसको अडेप्ट कर लेता है, तो उसी को हम सेलुलर अडेप्टेशन बोलते हैं। ये मेनली हमारे 5 तरह के हो सकते हैं। पहला हमारा होता है एट्रोपी, सेकंड होता है हाइपरट्रॉफी, थर्ड होता है हमारा हाइपरप्लेसिया, फोर्थ होता है मेटाप्लेसिया एंड फिफ्थ होता है हमारा डिस्प्लेसिया। अब एक एक करके हम सभी के बारे में बात करते हैं। पहला हमारा होता है एट्रोपी। अब देखो एट्रोपी में मेनली क्या होता है ना, ट्रॉफी वर्ड को आप एक तरह से समझो कि यहाँ पे हमारी हो रही है मतलब साइज, यहाँ पे उसके साइज के बारे में बात हो रही है, हमारे सेल के बारे में। तो एट्रोपी में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा सेल होता है उसका साइज हो जाता है डिक्रीज, यानी कि साइज का हमारा क्या होता है, तो उसका छोटा हो जाता है। और इससे क्या होगा, जो हमारा सेल है उसके फंक्शन भी हमारे छोटे हो जाते हैं। अब इसको ये क्यों होता है मेनली, तो समझो कि इट में कॉज ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन। अगर जो हमारा सेल है उसको खाने पीने को बढ़िया से नहीं मिल रहा, या उसमें जो ब्लड की सप्लाई है वो हमारी कम हो जा रही है, या वहाँ पे जो एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो हमारे हार्मोन्स वगैरह चाहिए वो कम हो जाते हैं, या अगर एज ज़्यादा होती है, भाई जो नॉर्मली भी होते हैं ये हमारे, तो अगर किसी के बंदे की एज ज़्यादा हो रही है तो एजिंग की वजह से भी ये हमारे नॉर्मली होते रहते हैं। अब यहाँ पर समझो कि मान लो हमारा एक सेल है जो नॉर्मली इतना है, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो हमारा सेल इतना हो जाएगा। क्यों होता है ना, इसको ऐसे स्ट्रक्चर से समझो। अब मान लो कि सेल के पास क्या होगा, यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन, जो हमारा सेल इंजरी था उसका सबसे मेजर पॉइंट क्या था, इस्कीमिया या फिर हाइपोक्सिया, यानी कि वहाँ पर खून की कमी या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अब मान लो कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई और बाकी खाने पीने न्यूट्रिशन सबकी कमी हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा सेल होगा तो उसको ज़्यादा खाने पीने को चाहिए, तो वहाँ पे सेल क्या करता है, अपने आप साइज को क्या करता है, छोटा कर लेता है। और जब सेल का साइज छोटा हो जाएगा, उसके ऑर्गेनल्स वगैरह सब कुछ छोटे हो जाएंगे, तो उसको जो फीड चाहिए, जो उसको एनर्जी चाहिए, खाना पीना चाहिए, वो उसको अब इसके मुकाबले कम चाहिए। तो इसीलिए सेल क्या करता है, इसको अपने आप को यहाँ पे क्या कर लेता है, छोटा कर लेता है। तो ये हमारी होती है एट्रोपी, जब हमारा सेल क्या होता है, सेल का साइज हमारा छोटा हो जाता है। अब एक और बात, ये जो हमारी कंडीशन है ना, जो भी हमारी सेलुलर एडेप्टेशन में, ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों तरह की हो सकती हैं। अब इनका मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ही सिंपल है। फिजियोलॉजिकल मतलब होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है, खुद को अपने आप मतलब इसमें ढालती है। अब जैसे क्या है कि जैसे मान लो अब बंदे की एज हो रही है, अब भाई जब ऑटोमेटिक बुढ़ापा आएगा तो हमारी बॉडी के कुछ सेल्स कमजोर होंगे, कुछ सेल्स हमारे टूटेंगे, या मान लो इंसान अगर मरने वाला होगा तो उस टाइम पे सेल, जो बॉडी के सेल्स है वो ऑटोमेटिक खत्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो उस टाइम पर जो हमारे फंक्शन होते हैं वो फिजियोलॉजिकल होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के जरूरत के हिसाब से ये हो रहे हैं। लेकिन बात करें अगर पैथोलॉजिकल, तो पैथोलॉजिकल में मेनली होता है कि जब हमारी बॉडी बीमार है या बाहर से कोई एक्सटर्नल इंजरी हो रही है, हमारी बॉडी नहीं चाहती है उसको हो, लेकिन वो हो रही है, उसको हम पैथोलॉजिकल कंडीशन बोलते हैं। एग्जाम्पल मान लो हमारी बॉडी में इंटरनली कोई लॉस हार्मोन का कम हो गया, या मान लो किसी बंदे की एज होती है, एजिंग हो रही है, उस टाइम पर हमारे सेल क्या करेंगे, सेल्स का साइज हमारा छोटा होने लगता है। पैथोलॉजिकल मान लो अगर स्कीमिया हो गया, यानी कि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम हो गई, या स्टारवेशन मतलब मान लो कोई भूखा है, भाई खाना पीना नहीं मिला, उस टाइम पर हो सकता है कि जो सेल्स हैं वो हमारे पुअर न्यूट्रिशन की वजह से उनका साइज जो है छोटा हो जाता है। सेकंड कंडीशन हमारी आती है हाइपरट्रॉफी। इसमें जस्ट एट्रोफी का उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा सेल का साइज है वो हमारा बढ़ जाता है। और ऐसा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर मान लो देखो वहाँ पर कमी हो रही थी, यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा हो जाता है। तो मान लो कि यहाँ पे जो ऑर्गेनल्स वगैरह या जो है उसमें हमारे जो प्रोटीन है वो उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर सेल्स के अंदर प्रोटीन की संख्या बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा भाई, आप ऑब्वियसली बात है, यहाँ मान लो ये हमारे सेल्स हैं और इसके अंदर हमारा प्रोटीन या न्यूट्रिशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब अगर उस टाइम पर क्या होगा, सेल्स अपने आप साइज को इंक्रीज नहीं करेंगे तो सेल्स हमारे वहाँ खत्म हो जाएंगे। तो जब सेल इंक्रीज कर लेते हैं अपने साइज को, तो एक्स्ट्रा वाला प्रोटीन है या एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, वो सेल यूटिलाइज कर लेगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा तो उसका यूज़ कर लेगा। तो हाइपरट्रॉफी में मेनली क्या होता है, हमारे सेल का जो साइज है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। और ऐसा मेनली क्यों होता है, क्योंकि जो सेल के ऑर्गेनल्स वगैरह हैं उनका साइज बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर जो प्रोटीन वगैरह है ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और कुछ हार्मोन्स हमारा बढ़ जाते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह है, इसकी वजह से हो जाता है। अब ये भी हमारे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझो, अब देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो यूट्रस जो है ना, यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। तो जब यूट्रस का साइज बढ़ा, इसका मतलब क्या है, यूट्रस के जो हमारे सेल्स वगैरह हैं उनका साइज ही तो इंक्रीज हुआ। और ये हमारा फिजियोलॉजिकल है, मतलब कोई बीमारी नहीं है, ये होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो ये अच्छी बात है। सेकंड हमारा एग्जांपल मान लो हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक या स्मूथ मसल। अब अगर कभी हमारे दिल की या फिर स्मूथ मसल बढ़ जाती हैं तो ये बीमारी की वजह से होंगी, तो ये हमारी पैथोलॉजिकल हो जाती हैं।
थर्ड हमारी होती है हाइपरप्लेसिया। अब देखो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सेल का साइज नहीं बढ़ता बल्कि सेल का नंबर्स बढ़ जाता है। नंबर्स मतलब सेल का जो अमाउंट है हमारा वो बढ़ जाएगा, और ये मेनली क्या होता है क्योंकि इसमें जो सेल का रेप्लिकेशन है वो चीज़ हमारी यहाँ पे बढ़ जाती है। और एक और बात है कि ये जो हाइपरप्लेसिया है वो हमारा हाइपरट्रॉपी के कारण भी हो सकता है। कैसा, तो मान लो यहाँ पे हमारे 2 सेल्स थे, अब मान लो यहाँ पर हाइपरट्रॉपी भी हो रहा है, यानी कि जो मतलब जो फैक्टर थे हमारे, जैसे ज़्यादा हमारा ग्रोथ हार्मोन या ज़्यादा हार्मोन्स वगैरह या ज़्यादा प्रोटीन आ रहा है, उस टाइम पर सेल क्या करता है, अपने आप के नंबर्स को बढ़ा लेगा। यानी कि यहाँ मान लो 2 सेल थे लेकिन ये 2 की जगह यहाँ पे अब 4 सेल हो जाएंगे, तो इस कंडीशन को हम हाइपरप्लेसिया बोलते हैं कि अगर कोई स्ट्रेस वगैरह आया तो सेल ने अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लिया। तो इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स या फिर ग्रोथ फैक्टर, अगर ज़्यादा हार्मोन्स बनेंगे या ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे सेल ज़्यादा नंबर से ग्रोथ करेंगे, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। फोर्थ हमारा आता है मेटाप्लेसिया। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें सेल्स अपने टाइप को बदल देता है। जैसे आपको पता है कि सेल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल सेल, स्क्वेमस सेल, जितने टिश्यू होते हैं उतने ही हमारे सेल्स होते हैं। तो यहाँ सेल्स क्या करते हैं कि अपने टाइप्स को ही बदल देते हैं जब उनके पास कोई सिचुएशन ऐसी पड़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक सेल दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है और इससे उसके जो फंक्शंस है वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये क्या होगा, अगर किसी सेल को प्रोलॉन्ग इरिटेशन कॉज फील कर रही है, या अगर हार्मोन डिस्टर्बेंस हो गया, या न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी हो गई, या इन्फेक्शन हो गया, इन सब कारणों से हमारा सेल जो है चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल मान लो कॉलमनर एपिथेलियल कन्वर्ट्स इनटू स्क्यूमस एपिथेलियल सेल। तो इस तरह हो सकते हैं। अब जैसे मान लो ये कॉलमनर वाले हमारे सेल्स थे और ये हमारे स्क्यूमस में यहाँ पे स्क्वायर वेव में कन्वर्ट हो गए। फिफ्थ हमारा आता है डिस्प्लेसिया। अब डिस्प्लेसिया में जो डिस वर्ड है ना, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारे सेल्स हैं, आपको बताएं तो सेल्स ग्रोथ करते हैं भाई आपस में, अपने आपको बताया कि सारे सेल्स हमारे ग्रोथ करते हैं। तो अगर डिस्प्लेसिया यानी कि अगर मान लो कोई ऐसा स्ट्रेस आता है, उस टाइम पर क्या होता है कि सेल्स डिसऑर्डर हो जाते हैं, यानी कि रैंडम तरीके से या इरेगुलर तरीके से अपने आप को ग्रो करेंगे, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम, कभी कांस्टेंट। तो उनका कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा, वो एक तरह से डिसऑर्डर हो जाएंगे। और ये मेनली हमारा मेटाप्लेसिया या हाइपरप्लेसिया की वजह से भी हो सकता है। यानी कि मान लो अगर मेटाप्लेसिया हो गया, टाइप्स चेंज हो गया, तब ये हो सकता है। या हाइपरट्रॉफी मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मेनली नंबर बढ़ गया सेल का, तब ये चीज़ें हमारी देखने को मिलती हैं। तो ये मेनली क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इरिटेशन हो जाती है या इन्फ्लामेशन लंबी हो जाती है तब तक। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे जो एपिथेलियल सेल है उसकी जो लेयर्स है उनका नंबर्स बढ़ गया। अब एपिथेलियल लेयर तो भाई एक ही होगी, लेकिन लेयर्स हमारी बढ़ती जा रही हैं। ये यहाँ पे मान लो हमारे जो सेल्स थे उनका अरेंजमेंट हमारा चेंज हो गया। अब जैसे यहाँ देखो, मान लो हमारे सेल्स थे, उनकी लेयर यहाँ पे बढ़ गई, या मान लो सेल्स हमारे इस तरह से ऑर्गेनाइज होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो अरेंजमेंट इनका बिगड़ गया, डिसऑर्डर हो गए। तो ये हमारे डिस्प्लेसिया के कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब देखो रिवर्सिबल में आपको बताएं कि अगर मान लो कोई हमारा सेल है और उसके ऊपर स्ट्रेस आता है तो उसमें सेल इंजरी तो होगी, लेकिन अगर वो स्ट्रेस हमारा टाइम से हट जाता है तो वो सेल इंजरी जो हुई थी वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाती है, और इसी को हम यहाँ पर रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। तो इसके जो मॉर्फोलॉजिकल यानी कि इसमें 4 तरीके के चेंज हमको देखने को मिल सकते हैं। पहला हमारा होता है हाइड्रोपिक चेंज, दूसरा होता है हाईलाइन चेंज, तीसरा होता है म्यूकोइड चेंज, एंड फोर्थ हमारा होता है फैटी चेंजेस। अब इसके अंदर जो हमारा पहला चेंज है वो हमारा कौन सा, हाइड्रोपिक चेंज, और ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल स्वेलिंग बोलते हैं। और इसी वाले टॉपिक के अंदर हमारा आता है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, और ये दोनों ही टॉपिक हमारे सिलेबस में बहुत अच्छे से दे रखे हैं, यानी कि अलग से आपके लिए 2 मार्क्स में ये आ सकते हैं। अब समझो कि इसमें होता क्या है, तो जो हमने पैथोजेनेसिस में पढ़ा था वही कुछ इसमें होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई सेल इंजरी का स्ट्रेस आता है, हमें हाइपोक्सिया या इस्कीमिया हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में एटीपी का फॉर्मेशन कम हो जाता है। और जब एटीपी कम बनेगा तो हमारी सेल की जो सोडियम और पोटेशियम पंप है वो डैमेज हो जाएगी, और उसकी वजह से जब ये डैमेज हो जाएगी तो सोडियम हमारी पूरी वहाँ पे सेल्स में क्या है, भरने लगेगा। और जब सोडियम हमारे सेल में भरने लगेगा तो देखो यहाँ पर अब होता क्या है ये समझो। तो मान लो ये हमारा पूरा सेल है, इस पर स्ट्रेस पड़ा, और अब क्या होगा, ये पंप जब खराब हो जाएगी सोडियम पोटेशियम, तो सोडियम क्या होगा, हमारे इस सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में भरने लगेगा। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे ना एक आइसोओस्मोटिक प्रेशर होता है, यानी कि यहाँ पे बैलेंस हमारा बना रहे, क्योंकि पोटेशियम हमारा बाहर हो गया और सोडियम ज़्यादा अंदर हो गया। उसको बैलेंस बनाने के लिए क्या होता है, हमारा जो वाटर है, पानी है, और बाकी के जो हमारे कुछ अदर आइंस हो गए जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी कि सेल के बाहर वाले हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो सेल के अंदर आने लगते हैं, जिससे ये पूरा मेंटेन करते रहे। ठीक है, और उस चक्कर में क्या होता है, दूसरा हमारे जो सोडियम है वो भी पानी को अपनी तरफ खींचता है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर है वो हमारे सेल के अंदर भरने लगेगा, और जब पानी हमारा सेल के अंदर भरेगा तो क्या होगा, आप एक गुब्बारे में पानी या हवा भरोगे तो गुब्बारा फूलता जाएगा, एक्स्ट्रा भरोगे तो फूलेगा और एक टाइम पे आके फट जाता है। सेम होता है कि जब यहाँ पानी अनलिमिटेड भरता जाएगा तो ये सेल्स हमारा इस तरह गुब्बारा बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाती है सेल की स्वेलिंग। और इसी वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, सेल स्वेलिंग, कि इसमें हमारा सोडियम, वाटर और अदर आयंस हमारे सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसकी वजह से ये होता है। और इसी टर्म को यहाँ
पे इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन बोलते हैं कि हमारे सेल के अंदर ढेर सारे हमारे आयंस, वाटर और सोडियम भर गए हैं, जिसकी वजह से ये हमारी पूरी एक्युमुलेशन हो गई। और साथ में हमारे इसमें कैल्शियम भी भर जाते हैं। ये कैल्शियम वाला फंडा हम इरिवर्सिबल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लो। तो इसी वाले पूरे टर्म को हम इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन बोलते हैं और इसी वाले पूरे टर्म को हम सेलुलर स्वेलिंग बोलते हैं। तो दोनों ही टर्म आपके क्लियर हो गए होंगे। तो जो हाइड्रोपिक चेंज है इसमें मेनली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं कि मेनली हमारा एक्युमुलेशन हो जाती है इन सब आयंस की, जिसकी वजह से हमारी सेल स्वेल कर जाती है और सेल स्वेलिंग एक हमारा चेंज होता है। सेकंड हमारा आता है हाईलाइन चेंज या इसको हेलाइन चेंज बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना, मेनली जैसे मान लो हमारा ये सेल है, तो बस इस सेल में कोई कोई जगह पे क्या हो जाता है एकदम ग्लासी, जैसे आपका कांच चमकता है ना, उस तरह की एकदम हमारी चमक जैसा पूरा इस तरह का फूल जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे ग्लासी होमोजीनियस अपीयरेंस हो जाती है हमारे सेल के ऊपर और इस तरह का ये हमारा दिखने लगता है। तो ये हमारा हेलिन चेंज होता है। और ये मेनली कब होता है, जब हमारे सेल के अंदर एक्युमुलेशन हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन या फिर बाकी के जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गए। तो ये कुछ हमारे प्रोटीन्स हैं जो हमारे सेल के अंदर भर जाते हैं। इससे हमारा सेल थोड़ा सा फूलेगा और उस जगह हमें ग्लासी अपीयरेंस दिखेगी। तो अगर ऐसा चेंज आता है इसको हम हेलिन चेंज बोलते हैं और ये भी एक हमारा सेल इंजरी यानी कि रिवर्सिबल में देखने को मिलता है। और ये मेनली हमारा एपिथेलियल और कनेक्टेड दोनों तरह के टिश्यू में हो सकता है। अब ये हमारा एग्जांपल जैसे रसल्स बॉडी है, तो आंद्रे रसल नहीं है, इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स हमारे भर जाते हैं। फिर हमारा हेलिन ड्रॉपलेट्स है, थोड़ा सा ड्रॉपलेट टाइप यहाँ पे आपको दिखेगा। और हमारे जो बिनाइन ट्यूमर है यानी कि जो कैंसर के ट्यूमर वगैरह बनते हैं ना स्टार्टिंग के, वो भी कुछ इसी तरह के हमको देखने को मिलते हैं। थर्ड हमारे होते हैं म्यूकोइड चेंज। तो इस म्यूकोइड में क्या होता है, जो हमारा सेल्स है ना उसके अंदर मेनली म्यूसिन। अब म्यूसिन क्या होता है, हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो हमारी सबसे अंदर वाली लेयर होती है और उसी पे एक चिपचिपा पार्ट म्यूकस हमारा होता है जो सारे अंदर पार्ट में होता है एज ए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। उसका जो मेन कंस्टिट्यूट है वो हमारा म्यूसिन होता है। तो ये म्यूसिन हमारा क्या होता है, सेल्स के अंदर इकट्ठा होने लगता है और जब ये म्यूसिन हमारे ज़्यादातर मात्रा में इकट्ठा हो जाता है देन ये हमारा इस तरह का मतलब पूरा दिखने लगता है सेल्स में। और इसी वाले चेंज को हम यहाँ पर म्यूकोइड चेंज बोलते हैं, जिसमें हमारा म्यूसिन या म्यूकस हमारा बढ़ जाता है। तो ये हमारा एपिथेलियल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू दोनों में पाया जाता है। तो अगर ये एपिथेलियल म्यूसिन यानी कि एपिथेलियल सेल के द्वारा जो म्यूसिन प्रोड्यूस किया गया है उसमें बनता है तो हमारा ये एपिथेलियल म्यूसिन कहलाता है। और कनेक्टिव टिश्यू द्वारा प्रोड्यूस किया गया है तो कनेक्टिव टिश्यू म्यूसिन कहलाता है। इसका एग्जांपल हमारा होता है सिस्टिस फिब्रोसिस, जो हमारा पेनक्रियास में थोड़ी सी स्वेलिंग टाइप करके पूरा बन जाता है। और जो हमारा इसमें होता है जैसे कुछ ट्यूमर वगैरह हो गए हमारे या मेसेनकाइम में ट्यूमर हो गए तो उसके अंदर ये हमारा देखने को मिल जाता है। आखिरी चेंज हमारे यहाँ पे आता है फैटी चेंजेस। तो इसको हम जो है स्टीएटोटोसिस भी बोलते हैं, स्टीएटोसिस। और इसमें मेनली क्या होता है ना, हमारे जैसे कोई सेल्स वगैरह है तो उसमें फैट या फिर ट्राइग्लिसराइड जो हमारे होते हैं वो भरने लगते हैं अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन, यानी कि जितना हमको चाहिए नहीं उससे ज़्यादा ये हमारे फैट वगैरह उसमें इकट्ठे होने लगते हैं। और ये हो सकते हैं हमें कुछ टॉक्सिन की वजह से, या अगर डायबिटीज़ वगैरह होती है तो शुगर के लेवल की वजह से फैट बढ़ जाते हैं, या अगर कोई मोटापा है ओबेसिटी तब बढ़ जाते हैं, अगर कोई ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करता है तब बढ़ जाते हैं, प्रोटीन की माल न्यूट्रिशन यानी कि प्रोटीन अगर गड़बड़ हो जाते हैं तब ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा होता है फैटी लीवर, यानी कि एक तरह से लीवर हमारा फूलने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीवर ही हमारा फैटों की मेटाबॉलिज्म करता है। तो अगर फैट ज़्यादा आता है तो फैट हमारा वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है और वही हमारे यहाँ पे फैटी चेंजेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ में ये हमारा कुछ हार्ट स्केलेटल मसल में भी देखने को मिलता है। तो हार्ट में जब होता है तो वहाँ पे आपको पता है एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी, यानी कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज वगैरह है वो ब्लॉकेज होने लगती है और उसकी वजह से सांस वगैरह आने में दिक्कत होती है। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। तो ये थे हमारे टोटल 4 चेंजेस जो हमारे रिवर्सिबल सेल इंजरी में देखने को मिलते हैं। अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारे मॉर्फोलॉजी क्या होती है और उसमें मेनली हमारी सेल डेथ होती है, यानी कि सारे काम के बाद जो हमारी सेल की डेथ होती है, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।